हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू अवर चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। सो जैसे कि हम डेली सोशल स्टडीज़ के तेलंगाना स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जो हमारा जनवरी 25 में जो एग्ज़ाम्स होगा तेलंगाना स्टेट टेट, उस रिलेटेड सोशल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी हम बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं तेलंगाना स्टेट टेट सोशल स्टडीज़ के रिलेटेड। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगा तो पिछले क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम्स जनवरी में जो एग्ज़ाम्स होगा वो एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। चलो शुरू करते हैं आज के क्लासेस। मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। ये पॉपुलेशन पिरामिड शोज, पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करते हैं? नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप इन द कंट्री, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर यूनिट एरिया, the percentage of income in populations in a unit area, the number of male and females between the age groups of 15 to 59 years only। सो यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शंस क्या रहेगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट का ऑप्शंस क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करते हैं? नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए कंट्री। एक कंट्री में नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप्स। ओके, सो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक पिक्चर से देख लीजिए। दिस आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन पिरामिड्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए नीचे से ए पिरामिड में नीचे से मोटा होते हुए ऊपर जाते हुए एकदम नैरो हो गया है। सो दैट मीन्स इन डाउन साइड, इन बॉटम साइड हियर देर आर नंबर ऑफ मेल और देर आर नंबर ऑफ पॉपुलेशंस आर इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द टॉप हियर। सो यहाँ पे आते आते एकदम नैरो हो गया है, एकदम टू मच नैरो नहीं हुआ, जस्ट लाइटली नैरो हुआ है। ओके, तो इसे हम पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। देखिए ए साइड में मेल एंड अनदर साइड इज फीमेल, सो इसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड। सो ऑप्शंस यहाँ पे क्या रहेगा? फर्स्ट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन ए डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए कंट्री दैट आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन पिरामिड। ओके, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। कम टू सेकेंड क्वेश्चंस। The river Indus flow in this direction through the तिब्बत। तिब्बत में जो इंदस रिवर फ्लो होते हैं वो कैसे? इन विच डिरेक्शंस? नॉर्थ ईस्टर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस? सेकेंड का ऑप्शंस होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्टर्ली। चलो देखते हैं मैप में कहाँ पे है इंदस रिवर कैसे फ्लो हो रहे हैं तिब्बत के थ्रू। सो तिब्बत यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं? इंदस रिवर फ्लो इन दिस डायरेक्शन थ्रू तिब्बत, तिब्बत में कैसे जा रहे हैं? देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्ली, यहाँ पे यहाँ से बहते हुए आ रहे हैं, यहाँ से। यस, दिस ब्लू कलर, और मैं जूम करे तो यहाँ पे एक आप अच्छे से देख सकते हो इंदस रिवर यहाँ पे बह रही है। यहाँ पे है तिब्बत, हियर तिब्बत एंड इंदस रिवर ऐसे पाकिस्तान में जा रहे हैं, ऐसे फ्लो हो रहे हैं। ओके, सो दीस आर फ्लो इन नॉर्थ वेस्टर्ली। ओके, नॉट ए नॉर्थ ईस्टर्ली, ईस्ट साइड से नहीं, वेस्ट साइड से फ्लो हो रहे हैं। ओके, इंदस रिवर्स। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस क्या रहेगा? सेकेंड ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड का ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्टर्ली। ओके,
Come to third question. The soil will and become sticky when wet and sink when dried, and during the dry season the soil develop cracks. वो कौन सा सॉइल है जो जब गीला रहते हैं तब एकदम चिपचिपा हो जाता है, और जब एकदम सूखे बन जाते हैं तो उसमें क्रैक आते हैं, और जब नमी रहते हैं तब चिपचिपा रहते हैं, और ड्राई होने पर एकदम हार्ड बन जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो उसे कौन सी सॉइल है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लिटरेट सॉइल, कौन सा होगा? यस, थर्ड का ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमेशा जब गीला रहते हैं तब एकदम चिपचिपा स्टिकी रहते हैं, एंड जब ड्राई हो जाते हैं तब क्रैक आते हैं, उसमें एकदम हार्ड बन जाते हैं। ओके, चलो ब्लैक सॉइल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे? ब्लैक सॉइल्स ऑल्सो नोन एज रेगुलर और ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि यहाँ पे कॉटन अच्छा से उगता है, इसीलिए उसे हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। डार्क ग्रे टू ब्लैक इन कलर। फिर क्या है? हाई क्ले कॉन्टिनेंट। ये उसके कुछ फीचर्स है ब्लैक सॉइल के। ठीक है, चलो कौन सा क्रॉप के लिए अच्छा है? राइस, और क्या है यहाँ पे? कॉटन के लिए एक तो अच्छा ही है, और ऊपर से उसमें केरल पल्सेस ज़्यादा अच्छे से उगते हैं। और इसमें कौन सा मिनरल्स पाए जाते हैं? रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, ये सब कुछ मिनरल्स वहाँ पे मिलते हैं। कौन सा? ब्लैक सॉइल में। चलो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। Panaji, the capital of Goa, experienced moderate climate because of its location. पानाजी जो गोवा में है इंडिया के, वहाँ पे हमेशा मॉडरेट एक समान कंपेयर टू अदर रीजन इन इंडिया, एक मॉडरेट क्लाइमेट रहते हैं। क्यों? किस रीजन से? एट हाई एलिवेशन, वेरी नियर टू द नॉर्थ पोल, वेरी नियर टू द सी शोर, इन द इंडो-गैंगेटिक प्लेन। क्या है यहाँ पे ऑप्शंस? फोर्थ का यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वेरी नियर टू द सी शोर। वो बहुत ही सी शोर के पास रहते हैं पनाजी, इसीलिए वहाँ पे क्लाइमेट हमेशा ज़्यादातर मॉडरेट रहते हैं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। ठीक है, चलो पनाजी कहाँ पे है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यस, सी, हियर इज गुजरात। गुजरात में यहाँ पे है पनाजी। ठीक है, नेक्स्ट come to fourth question. Approximately the massive supercontinent Pangaea have extended. Pangaea जो है वो कितने दिन पहले एग्जिस्ट करता था पूरे ब्रह्मांड में? कितने दिन पहले? 10 मिलियन ईयर्स एगो, 100 मिलियन ईयर एगो, 220 मिलियंस, 150 मिलियंस। कितने दिन पहले, कितने ईयर्स पहले पनाजी एंड पंथालासा एग्जिस्ट करता था? तो यहाँ पे फिफ्थ का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, 220। ओके, ऑप्शन नंबर सी 220। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी, 220 मिलियंस ईयर्स एगो। ठीक है, चलो देखो पनाजी एंड पंथालासा क्या है? फ्रॉम अबाउट 300 टू 200। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, यहाँ पे उसके लगभग दिए गए हैं, जो 300 एंड 200 के मिडिल में है 220। ठीक है, ऑप्शंस देख के कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? अबाउट 300 टू 200 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कॉन्टिनेंट वी नाउ known as North America
was contagious with Africa, South America and Europe. They all exist as a single continent called as Pangea. समझ में है सबको? इससे पहले अब भी जो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड हो गए एक्चुअल। तो यहाँ पे मैं और कुछ वर्ल्ड मैप लेके आई हूँ कि 1 मिनट चेक कर लूँगी। वर्ल्ड मैप नहीं है, चलो मैं इसे ही बता देती हूँ। तो इससे अभी देखिए यहाँ पे जो ये जो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, फिर थोड़ा सा ऐसे एस शेप के रिवर्स आते हैं, अटलांटिक रिवर ओशंस, फिर यहाँ पे यूरोप, एशिया, अफ्रीका नीचे है, यहाँ पे इंडिया। तो अब भी ऐसा है, लेकिन इससे पहले 300 to 200 years, millions of years back, पंथालसा मीन्स पूरे लैंड एक ही साथ मिलके रहता था, उसे हम पंथालसा कहते हैं। चलो देख लो एक बार जल्दी से, मैं जूम करती हूँ। ये देखो, ये पूरे लैंड मास को हम पैंथालसा कहेंगे। एंड ये जो वाटर बॉडीज है उसे हम जो वाटर बॉडीज है उसे हम पैंथालसा कहेंगे, और जो लैंड फॉर्म्स है उसे हम पेंजिया कहेंगे। समझे सब लोग? यस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया सब मिलके था। इससे अब भी जो डिवाइडेड है एक एक के प्लेस में एक एक है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। पूरे लैंड फॉर्म पूरे कॉन्टिनेंट को एक ही साथ था, तो उसे पेंजिया कहते थे। और जो वाटर बॉडीज था ऐसा था, तो उसे पैंथालसा कहते हैं। अभी हो सकता है इससे पहले जो पिछले लास्ट पिछले टेट में जो टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया तो पेंजिया के बारे में पूछे गए हैं। अभी पैंथालसा के बारे में पूछने का भी चांसेस है। सो पैंथालसा एंड पेंजिया दोनों के अंदर डिफरेंसेस समझाना। ओके, चलो ठीक है। तो समझ में आया ना सबको पैंथालसा एंड पेंजिया क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या रहेगा? पेंजिया कितने ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था? ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी, 220 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री जनधन योजना। यस, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। किसके लिए, यहाँ पे किसके बारे में सिलेक्ट करना है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। देयर इज नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, रुपी डेबिट कार्ड इज गिवन, इट इज लॉन्च इन अगस्त 2014, अकाउंट कैन बी ओपन विथ जीरो बैलेंस। क्या होगा यहाँ पे 6th का ऑप्शन? यस, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? 6th का ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 6th का ऑप्शन नंबर ए क्या है? देयर इज नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। यस, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है, तो यहाँ पे नो बोल के ये स्टेटमेंट को फॉल्स बना दिया। दूसरे ऑप्शंस जल्दी से देख लो। रुपी डेबिट कार्ड इज गिवन। यस, डेबिट कार्ड देते हैं। फिर ये कब लॉन्च हुआ था? 2014 में हुआ था। और मेन फीचर्स यहाँ पे क्या है? ये हम जीरो बैलेंस से ही स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंट। ओके, चलो जल्दी से कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। PMGDY is national missions in India that aims to finally include all households to providing access to फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जल्दी से देख लो फीचर्स क्या है। क्या है फीचर्स? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कर सकते हैं। नो मिनिमम बैलेंस, जीरो बैलेंस से ओपन कर सकते हैं। फिर क्या है? विथ ज़ीरो बैलेंस यहाँ पे दिए गए हैं। फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1 लाख तक देते हैं एक्सीडेंट पे। फिर लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000। ये पूरे फीचर्स है इसके। ठीक है, कौन सा स्कीम? प्रधानमंत्री यस। तो क्या है यहाँ पे
स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। सबको ये स्कीम्स के बारे में पता है। चलो देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट टिक करना है। मोस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज बीन रिप्लेस विद जीएसटी। फिर इट इज लॉन्च इन 2014। इट इम्पोज taxations on both productions and sales of goods and service. Under GST, the goods and service carry the same tax across the country. क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन 7 का होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी में? देख लो जल्दी। इट इज़ लॉन्च इन 2014। नहीं, ये 2017 में लॉन्च हुआ था। देखो एक्सप्लेनेशन। गुड्स एंड सर्विसेज, पहले तो जीएसटी के फुल फॉर्म देख लो। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। क्या है? जो हर एक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो टैक्स पे करते हैं उसे हम जीएसटी कहते हैं। तो कब स्टार्ट हुआ था? 30 मिडनाइट ऑफ जुलाई 30 एंड जून 30 एंड जुलाई 1 2017 में हुआ था लॉन्च। फिर कौन स्टार्ट किया था ये? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी एंड प्रेसिडेंट कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। समझ में आया सबको जीएसटी के बारे में? कब लॉन्च हुआ था? 2017 में। यहाँ पे 2014 देके आंसर को फॉल्स स्टेटमेंट बना दिया। फिर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मोस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज़ बीन रिप्लेस विद जीएसटी। यस, ज़्यादातर जीएसटी इनडायरेक्टली टैक्स हम जो पे करते हैं, जो कुछ हम गुड्स, जो कुछ हम शॉप से ख़रीदते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, एक्चुअल रेट उसका 10 रुपीज़ रहे तो उसका जीएसटी और कुछ ऐड कर दे 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ दे के हम जो खरीदते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, उसे हम जीएसटी कहते हैं। फिर इट इम्पोज टैक्सेशंस ऑन बोथ प्रोडक्शंस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यस, प्रोडक्शन पे और जो कुछ सेल्स करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेस हो। अभी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास से भी जीएसटी कट होते हैं, तो वो सर्विस टैक्स, जीएसटी सर्विस टैक्स है वो। ठीक है, गुड्स मीन्स कुछ तो भी एक गुड्स प्रोडक्ट करना, उसे सेल करते टाइम जो टैक्स कट होते हैं उसे गुड्स टैक्स कहते हैं। ठीक है, अंडर जीएसटी द गुड्स एंड सर्विसेज कैरी द सेम टैक्स अक्रॉस द कंट्री। यस, वो पूरे कंट्री में सेम टैक्स लागू होते हैं, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, सेम टैक्स कट होता है यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। द मेजर रीजन्स फॉर लो कैलोरीज इंटेक अमॉन्ग इंडियंस। जो कैलोरीज है वो इंडियन पॉपुलेशन के पास लो रहते हैं, उसका रीजन्स क्या है? करेक्ट रीजन्स क्या है? लैक ऑफ परस्यूइंग पावर ऑफ पीपुल, लेस अवेलेबल ऑफ फूड grain are not grow in many areas, people are not purchasing the food grains due to ignorance। क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस? 8th का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है 8th का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लैक ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ पीपुल के पास स्पेशली इन रूरल एरियाज, पीपुल के पास हाई कैलोरीज फूड खरीदने के one type of money sufficient, they have no sufficient money to purchase calories food, high calories food. That's why number of people are suffering low calories. Okay, चलो देखते हैं कैलोरीज फूड क्या क्या आते हैं। देखो यहाँ पे इमेजेस के थ्रू कैलोरीज, हेल्दी कैलोरीज फूड के अंदर क्या आते हैं? एग्स, नट बटर्स, फिर मिल्क, बनाना, चॉकलेट्स, चिकन, फिर चीज़, ठीक है, बीन्स। फिर ये पूरे कैलोरीज फूड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले गए हैं? मेनी पीपल आर अंडर इन प्रॉपर्टी इन इंडिया, सो देयर इनकम लेवल इज़ लेस। इंडिया पे कंपेयर टू अनदर कंट्री, इंडिया पे इनकम कम है, लेस इनकम, इसीलिए एंड प्रॉपर्टी, गरीबी ज़्यादा है, इसीलिए कैलोरीज फूड
खरीदने की क्षमता भी कम है पीपुल के पास. इन रूरल एरियाज देर आर poor farmers cannot feed themselves and their families meals twice a day. जो रूरल एरियाज में फार्मर्स है वो एक दिन में 2 टाइम्स के खाना सही तरीके से नहीं जुटा पाते हैं. सो इसके लिए भी हमारे इंडिया में लो कैलोरीज लेस कैलोरीज सफ़र है. ये भी एक वन ऑफ रीजन्स है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या बताए गए हैं. 8 का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैक ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी, दैट्स वाई इंडिया इज सफरिंग लो कैलोरीज. चलो 9th क्वेश्चन क्या है. इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन इज एक्टिवली स्टार्टेड आफ्टर. देखो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. एक क्वेश्चन, ये एक टॉपिक है, इसमें भी हर एक जो प्रीवियस ईयर पेपर से उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आता है. क्या है टॉपिक? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशंस कब स्टार्ट हुआ था, इसमें ये पूछे गए हैं. क्या है? 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1956 इंडस्ट्रियल रिसोल्यूशंस आफ्टर द 5-year प्लान्स पीरियड. चलो जल्दी बता 9th का ऑप्शंस यहाँ पे क्या रहेगा. यस, 9th का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी. क्या है? 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. कब स्टार्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन? 1991 जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हुआ था तब स्टार्ट हुआ था. चलो देखेंगे क्या है इसके फीचर्स. इट फीचर्स लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट. ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसे हम जो ग्लोब ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो कनेक्ट होते हैं, वर्ल्ड पूरे विश्व में हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इन इजी लैंग्वेज. ठीक है, तो इसमें फोकस क्या है? फोकस एरिया ऑन NEP 1991 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी. 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. में ऑलरेडी आप लोगों को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता चुकी है. चलो आज एक शॉर्टली बताती हूँ. लिबरलाइजेशन मीन्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कंपनी के पास, और लिबरलाइज उससे कुछ रेस्ट्रिक्शन फ्री कर देना, थोड़ा सा लिबरल दैट मीन्स फ्री कर देना, उसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं. प्राइवेटाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर्स को लेके प्राइवेट के हाथ में सौंप देना, उसे प्राइवेटाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स अब भी मैं एक्सप्लेन करी हूँ क्या है. जो कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विस को, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ईजी लैंग्वेज में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9th का ऑप्शंस होगा. 9th का ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर बी. कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में. चलो बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे. द एम्पायर अशोक सेंट मैसेंजर्स टू साइरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका टू स्प्रेड द. क्यों भेजे गए थे? अशोक एम्पायर, जो अशोक सम्राट अशोक था, अशोक उसके मैसेंजर, दैट मीन्स अशोक ने उसके सैनिक को दूसरे प्लेसेस में, दूसरे रीजन्स में क्यों भेजा गया था? रिलीजियंस को स्प्रेड करने के लिए, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा, फिर आइडियाज द ऑन वन रिलीजियन एंड वन गॉड, एंड आइडियाज अबाउट धम्मा. किसके बारे में? यस, तो ऑप्शन 10th का यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, आइडिया अबाउट धम्मा. धम्म के बारे में, दैट मीन्स धम्मा मीन्स संस्कृत वर्ड धम्मा. हमारे हिंदी लैंग्वेज में क्या है? धर्म. धर्म को प्रचार करने के लिए एक अच्छा सिटीजन्स, उस टाइम से एक अच्छा सिटीजन्स, एक अच्छा ह्यूमैनिटी कैसे बनना, पूरे एक्सप्लेन करने के लिए अशोक ने उसके सैनिक को उसके दरबार में कभी को डिफरेंट रीजन्स में भेजा गया था उस टाइम. क्यों? क्योंकि
धम्मा को प्रकट करने के लिए, धम्मा को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए अशोक कोई एक रिलीजियंस को इम्पोर्टेंस नहीं देता था, उसके लिए हर एक रिलीजियंस इक्वल था उस टाइम के थॉट। भले ही उसने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन वो हर एक रिलीजियंस को इम्पोर्टेंस देता था। उसका मेन मोटिव्स क्या था? पीसफुल रहना, बस। ओके, यूनिवर्सल पीस रहना मेन मोटिव था किसका? अशोक का। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, क्यों दूसरे रीजन्स में उसके सैनिक को, उसके शोल्डर्स को दूसरे रीजन्स में क्यों भेजा जाता था? क्योंकि आइडिया अबाउट धम्म के बारे में प्रचार करने के लिए उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन पाते हैं। ओके, अशोक के इंस्क्रिप्शंस। फिर ये था आज का 10 क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों को मेरे क्लासेस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हुए कल फिर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस रिलेटेड सोशल स्टडीज़ के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हम एक स्टैटिक बना के फिर हमारे एग्ज़ाम्स के लिए एक कुछ अच्छा स्कोर को होप करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।